देखिए, प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन, इसके अंदर हम क्या देखेंगे। एथिकल डिसीजन की क्या प्रोसेस होती है, कितने स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें 6 स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है। इसमें कहा गया है जब भी किसी भी डिसीजन से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी थ्रेट आता है कंपनी की इंटीग्रिटी के ऊपर, तो यहाँ पर 6 स्टेप्स प्रोसेस बताई गई है जिसके थ्रू एथिकल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। देखो, सबसे इनिशियल स्टेप में क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। ये देखा जाता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है और इसके लिए किस प्रकार के डिसीजंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, some initial analysis has to happen for leaders to truly understand whether they need to bring in ethical principles। तो इसके अंदर ये देखा जाता है, लीडर्स के द्वारा ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट नीड्स टू डिसाइड व्हाई एन एथिकल डिसीजन नीड्स टू बी मेड। मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि ये डिसीजन लेने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे डिज़ायर्ड आउटकम हमारे पास क्या निकल के आएंगे। तो इसके लिए मैनेजमेंट को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है कि डिसीजन के लिए क्या एथिक बेसिस रहेंगे। ठीक है, एथिकल बेसिस क्या रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर मैनेजमेंट के पास बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं, मान लीजिए कि दो एक टाइम पे 3 या 4 एथिकल इश्यूज से रिलेटेड अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ऑर्गेनाइजेशन को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे मेजर इशू जो है, एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम, एक ही इशू के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसी से रिलेटेड यहाँ पर डिसीजंस लिए जाएंगे। फिर है सीकिंग आउट रिसोर्सेज। अब सबसे पहले स्टेप में ये देख लिया गया है कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया गया है। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद यहाँ पर रिसोर्सेज देखे जाएंगे, प्रॉब्लम को फेयरली इवेलुएट कर लिया गया है। अब ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल रिसोर्सेज को देखेगी। मैनेजमेंट नीड टू गेन क्लैरिटी फ्रॉम अदर सोर्सेज व्हेन क्रिएटिंग ए स्ट्रेटजी टू टैकल द इशू। मैनेजमेंट क्या करेगी, यहाँ पर जो अदर सोर्सेज हैं उनसे भी यहाँ पर क्या लिया जाएगा, डिसीजंस लिए जाएंगे उनके भी, यानी कि उनके भी आइडियाज़ को यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा ताकि एक अच्छी स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सके और इशू के साथ टैकल किया जा सके। अब इन रिसोर्सेज में मेंटर्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स के आइडियाज़ हो सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के आइडियाज़ हो सकते हैं, बट दे कुड ऑल्सो भी प्रोफेशनल गाइडलाइंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। लेकिन ये सभी प्रोफेशनल गाइडलाइंस के अंडर होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के अंडर होने चाहिए। फिर है गैदरिंग ऑल ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उन सभी को गैदर करना चाहिए, उन सभी को इकट्ठा करना चाहिए, एक अच्छी इंफॉर्मेशन तैयार करनी चाहिए, एक अच्छा डाटा क्रिएट करना चाहिए और फिर यहाँ पर उन सभी को इवेलुएट करना चाहिए। फिर है ब्रेनस्टॉर्म ए लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन। इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है। देखो स्टूडेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरीका होता है जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ किया जाता है। अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो मान लीजिए कि हम एक क्लासरूम में बैठे हैं। ठीक है, उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं और एक टीचर है। अगर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए तो क्या होगा, जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी बच्चे अपना अपना आइडिया बताएंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, और जो टीचर है वो उन आइडियाज़ को ब्लैक बोर्ड पे नोट करते जाएंगे। अब सभी बच्चों के जो आइडियाज हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे नोट कर लिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो रेलेवेंट आइडियाज सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगते हैं, जो भी आइडियाज सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगते हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है और फिर उन शॉर्ट लिस्टेड आइडियाज में से किसी एक के थ्रू सॉल्यूशन पे पहुंचा जाता है। तो ये होती है पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस। तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जब एथिकल इश्यूज होते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या किया जाता है, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस।
बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ पर एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, सभी की एडवाइस को यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद अल्टीमेटली एटलीस्ट 3 to 5 पोटेंशियल सॉल्यूशंस आर शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, 3 से 5 जो सॉल्यूशन पोटेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर इवेलुएटिंग द शॉर्ट लिस्टेड अल्टरनेटिव्स। अब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज के ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू जो भी आइडियाज शॉर्ट लिस्ट किए थे, अब उनको भी इवेलुएट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आइडियाज को इवेलुएट किया जाता है और ये देखा जाता है कि किस आइडिया में कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने हमारे पास यहाँ पर 3 आइडियाज हैं, जिसमें 3 आइडियाज में से जो फर्स्ट आइडिया है उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, सेकंड वाले के 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन जो फर्स्ट वाला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उसके हैपन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो वो वहां पर इतना इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड अगर हम देखते हैं कि अगर जो सेकंड आइडियाज है, जैसे मान लो कि जो फर्स्ट आइडिया है उसका अगर एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है और उसके हैपन होने के चांसेस 100% है, ठीक है, तो वहां पर जो वो आइडिया होगा वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव आउटकम्स दे सकता है। सेकंड अगर आइडिया है और उसके 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है लेकिन उनके हैपन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो वहां पर चाहे उसके 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो लेकिन फिर भी वो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। फिर है मेकिंग डिसीजन। मेकिंग डिसीजन में देखो क्या किया जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आइडियाज को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, उसके बाद उन आइडियाज की इवैल्यूएशन की गई है, ये देखा गया है कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। मेकिंग डिसीजन में क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी उसको कंसल्ट किया जाएगा अदर्स के साथ कि क्या ये डिसीजन इस प्रॉब्लम के लिए ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उससे कितने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो इस प्रकार से सभी के साथ कंसल्ट करने के बाद एक फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुंचा जाता है। सिंस द चॉइस विल लाइकली इम्पैक्ट मैनी, इट इज़ ए गुड आइडिया टू क्रिएट ए प्रपोजल आउटलाइनिंग व्हाई यू चूज दिस रूट। ये कह रहे हैं कि अब आपके द्वारा मान लीजिए अगर कोई भी एक तरीका अपनाया जा रहा है तो हो सकता है उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रह सकते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक प्रपोजल क्रिएट कर लेंगे, एक आउटलाइन सी क्रिएट कर लेंगे कि आपने ये वाला रूट ही क्यों चुना, यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसी को क्यों चुना और इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या रहेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दी जाएगी यहाँ पर डिसीजन में। फिर है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन में देखो क्या किया जाएगा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद उसके रिसोर्सेज देखे हमने। रिसोर्सेज को देखने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू यहाँ पर जो आइडियाज़ थे उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। शॉर्ट लिस्ट जो आइडियाज़ थे उनको इवेलुएट किया गया और इवेलुएट करने के बाद एक डिसीजन तक पहुंचा गया। अब जब डिसीजन जो लिया गया है, जो एक सॉल्यूशन इस पूरी प्रोसेस के बाद जो लिया गया है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट का मतलब है यानी कि प्रैक्टिकली उसको एक्शंस में कन्वर्ट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट में जब भी हम बात करते हैं तो जो भी थ्योरेटिकल रिटर्न फॉर्म में डिसीजन लिया गया है उसको प्रैक्टिकली एक्शंस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। देयर इज दिस इज वेयर टॉक मीट्स एक्शन, ठीक है, यानी कि जहां पर अभी तक सिर्फ बातों से बातचीत से डिसीजन लिया गया है उसको एक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, एक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा जाएगा कि जो भी डिसीजन लिया गया था उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस किए जा रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं या फिर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू रिसर्च एंड क्रिएट सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, but when dealing with morality and ethics it can be challenging to put into action finally। ये क्या कह रहे हैं कि लोगों के लिए रिसर्च करना और फिर उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना आसान है, ठीक है, लेकिन जब हम मोरालिटी और एथिक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो वो एक चैलेंजिंग टास्क यहाँ पर बन जाता है।
नो वन बेनिफिट्स फ्रॉम ए प्लान दैट इज नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस। कोई भी अगर प्लान यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जब तक उसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो उसका कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल सकता। So at some point leaders need to facilitate the implementation of the ethical decision। तो यहाँ पर जिन भी लीडर्स के द्वारा डिसीजन लिया गया है उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो उन एथिकल डिसीजंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। फिर है इवेलुएटिंग द डिसीजन। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा डिसीजन को कि जो डिसीजन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है उसके लिए जो हमने यहाँ पर प्लानिंग की थी कि ये हमें ये वाले आउटकम्स देंगे, तो उसकी वैल्यूएशन की जाती है कि उन डिसीजन से पॉजिटिव आउटकम्स मिल रहे हैं या फिर नेगेटिव आउटकम्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर जो एथिकल डिसीजंस लिए गए थे वो ठीक है, और अगर उससे नेगेटिव आउटकम्स क्रिएट होते हैं तो जो भी डेविएशन, जो भी वेरिएशंस आ रही हैं डिसीजंस में, उनको यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है और उनके अंदर अल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है।